शरद पवार तो सारी लाज शर्म बेच के खा चुका है और पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी क्यों इसके ऊपर मेहरबान है। अन्यथा वो एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट एक बार जरा सार्वजनिक कर देना देश के सामने। ये बहुत बुरी तरह से बेनकाब होगा कि किस तरह से इसके दाऊद के साथ संबंध रहे या उसके अलावा महाराष्ट्र के माफिया के साथ। ये माफियाओं का सरगना हुआ करता था और उन्होंने कहा था कि हम एनएन वोहरा की कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको उजागर करने का तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारी पूरी है और उसमें कई ऐसे लोगों के चरित्र उजागर होगा जो अपना मुंह दिखाने लायक वो नहीं रहेंगे। कि उसके बाद शरद पवार बिलैया की तरह दुबका बैठा रहा, नरसिंहा राव के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला, न कभी किसी साजिश में शामिल हुआ। शरद पवार तो सारी लाज शर्म बेच के खा चुका है और पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी क्यों इसके ऊपर मेहरबान है। अन्यथा वो एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट एक बार जरा सार्वजनिक कर देना देश के सामने। उसमें सबसे ज्यादा इसी का चेहरा नंगा होगा। ये बहुत बुरी तरह से बेनकाब होगा कि किस तरह से इसके दाऊद के साथ संबंध रहे या उसके अलावा महाराष्ट्र के माफिया के साथ। ये माफियाओं का सरगना हुआ करता था और ये एनएन वोहरा की कमेटी में सब कुछ दर्ज है। मैं आज फिर बता दे रहा हूँ किस्सा एक कि जिस समय नरसिंहा राव यहाँ पे प्रधानमंत्री बने थे उस समय शंकर राव बलवंत राव चौहान, वो भी महाराष्ट्र के ही थे, वो गृह मंत्री थे और इसने बड़ा नाक में दम करना शुरू किया था नरसिंहा राव के कि मतलब रोज कुछ ना कुछ ये अपना प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा था। तब मुझको अच्छे से याद है कि शंकर राव बलवंत राव चौहान अपने एक न्यूज चैनल पे आए थे। तब मेरे ख्याल से जी दो ही चैनल थे, तो जी पर संभवतः वो आए थे और उन्होंने कहा था कि हम एनएन वोहरा की कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको उजागर करने का तैयारी कर रहे हैं और हमारी तैयारी पूरी है और उसमें कई ऐसे लोगों के चरित्र उजागर होगा जो अपना मुंह दिखाने लायक वो नहीं रहेंगे। तो वो एक तरह से शंकर राव बलवंत राव चौहान की धमकी थी इसको। और मैं जो हमारे एज ग्रुप के हैं उनको तो अच्छे से याद होगा कि उसके बाद शरद पवार बिलैया की तरह दुबका बैठा रहा, नरसिंहा राव के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं बोला, न कभी किसी साजिश में शामिल हुआ, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट जिस दिन सार्वजनिक हो गई तो ये बहुत बुरी तरह से नंगा होगा। और ये दाऊद के साथ इसके संबंधों के मनीष जी एक आध किस्से हैं वो जो अजीत डोवल सुनाते हैं कि किस तरह से वो दाऊद को तो बहुत पहले 2007 या 8 में निपटा दिया जाता। तो जो दो आदमी यहाँ से भेजे जा रहे थे उनको ऐन मौके पर आकर मुंबई पुलिस ने कैसे पकड़ा वो एक अलग कहानी है। तो हम लोग का डाइवर्ट हो जाएगा कि उसमें शरद पवार की भूमिका थी। और एक तो जिनका मैं बताता हूँ कि आलोक तोमर, उन्होंने इसका बाकायदे दाऊद का इंटरव्यू दाऊद दुबई में जाके लिया था और वो इंटरव्यू जनसत्ता आज के जनसत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मनीष जी को अच्छे से याद होगा कि 89 में जनसत्ता हिंदुस्तान के शीर्ष पे था। उसके अलावा उसके टक्कर में कोई अखबार नहीं था और उस जनसत्ता के पहले पन्ने पर वो इंटरव्यू छपा था दाऊद का और उसमें जैसी भूरी भूरी प्रशंसा और बड़े भाई की तरह बताया था शरद पवार को। तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आज भी जनसत्ता की लाइब्रेरी में वो अखबार मौजूद होगा। तो ये दाऊद के साथ इसके कनेक्शन तो बड़े लंबे चल रहे थे। अब जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो उसके बाद वो भी इसका कनेक्शन कटा है। तो अब ये पूरा एक तरह से पाकिस्तान बनाने पर आमादा हो गया है। तो इस आदमी से तो मुझको कोई झटका नहीं लगा जब उसने उसको समर्थन दिया उलेमा बोर्ड की चिट्ठी को, उलेमा बोर्ड की सारी मांगों को मानने को तैयार हो गया। लेकिन कांग्रेस जो ये दोहरा चरित्र है इसका और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी उसको नंगा कर रहे थे कि वो कश्मीर में क्या कर रही है, यहाँ आकर कुछ और नाटक कर रही है और किस तरह से पिछड़ों के साथ कैसे विश्वासघात उनके साथ कर रही है कि उनके ऊपर पाकिस्तानी एजेंडा लागू कर रहा है कि ये तुमको हम 30-40 हजार जातों में बांट देंगे, तुम्हारी अलग अलग पहचान बता देंगे कि तुम फलानी जात के हो, तुम दिमागी जात के हो, यानी हिंदू धर्म सनातन धर्म खत्म, ओबीसी का जो उनकी पहचान है वो खत्म और तुम छोटे छोटे समूहों में बट जाओगे और उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। और ये अजय दरबारी जी ने बहुत अच्छी बात याद दिलाया कि 1947 के समय नारे लगा रहे थे कि हंस कर लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। मगर शरद पवार पे थोड़ी देर रहे सर। ये शरद पवार ने एक समय में जब कांग्रेस से हट के एनसीपी बनाया, ऐसा लगा कि बड़ी क्रांति कर रहे हैं, सोनिया के खिलाफ बनाया कि विदेशी महिला भारत का कांग्रेस अध्यक्ष कैसे हो सकती है, विदेशी महिला भारत की प्रधानमंत्री कैसे हो सकती है। तो लगा कि पवार में कोई राष्ट्रीयता है। लेकिन जो वोहरा कमेटी सार्वजनिक होने का जो एक खौफ है, दाऊद के साथ इसके जो रिश्ते हैं और उसके बाद जो भयानक सच आ रहा है सामने, ये तो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे रहा शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर। मैंने कांग्रेस से 2 कदम आगे नहीं, कांग्रेस से 100 कदम आगे बहुत पहले निकल चुका था। ये तो अपनी लाइन तय कर चुका, मैं बता रहा हूँ
मनीष जी 1989 का इंटरव्यू है दाऊद इब्राहिम का, वो भी दाऊद उसने अपने घर में बुला कर दिया था और रिकॉर्डेड इंटरव्यू था वो। तो वो उस इंटरव्यू को कैसे इसने गायब कराया वो फिर अलग किस्सा हो जाएगा कि तो वो 89 से तो इसके एक तरह से लिखा पढ़ी के संबंध है जो बाकायदे छप चुके हैं अखबारों के अंदर। तो जनसत्ता इस अखबार में छपा था, दिल्ली एडिशन पे छपा था। तो ये आदमी जो आप बात कर रहे हैं कि सोनिया का जो इसने विरोध किया था, इसने सोनिया का विरोध नहीं किया था मनीष जी। अगर इसको सोनिया का विरोध करना होता तो आप याद करिए ये 1999 की घटना है, जिस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था और सोनिया को अध्यक्ष बनाने तैयार थे। तो मेरे ख्याल 98 या 99 की घटना है। और उसके साल ही भर के अंदर ये जो महाराष्ट्र में सरकार बनी थी, ये उसी कांग्रेस के साथ उसी सोनिया की जय जयकार करके ये उस कांग्रेस में शामिल थी, इसकी एनसीपी। तो अगर इसको सोनिया के विदेशी मूल से परहेज होता, सोनिया के नेतृत्व ना स्वीकार होता, तो ये काहे ढपली बजाता और उसके बाद 13-14 साल ये ढपली बजाता रहा। तो हाँ, ये आपने जो अभी इंगित किया वो सबसे खास बात यह है कि मेरे ख्याल से सोनिया गांधी ने, क्योंकि वो नरसिंहा राव का ताजा ताजा मामला था कि सोनिया गांधी ने वो जो बोहरा कमेटी की रिपोर्ट है उसको निकाल के ऊपर रख लिया था कि तुम अगर जरा सा भी बहके तो ये बोहरा कमेटी की रिपोर्ट ये पूरे देश में छपेगी। तो ये टेढ़े मुंह वाला बिल्कुल एकदम सीधा सीधा चला था, ना इसका मुंह टेढ़ा हुआ था ना इसकी चाल टेढ़ी हुई। और ये 14-15 साल बल्कि अभी तक ये कांग्रेस की गुलामी में कोई कमी बाकी ये नहीं रख रहा। तो कांग्रेस इस तरह की राजनीति नहीं करती जैसी प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि इसको पद्म विभूषण भी दे डाला और उसको इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, और आज वो दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रहा है। तो अब भी अगर बोहरा कमेटी की रिपोर्ट कहीं रखे हुए उस सेफ में तो फिर रखे रहिए, किसी मतलब की नहीं, किसी काम की नहीं। और NN वोहरा बाद में कश्मीर के गवर्नर हुए थे, कोई छोटे मोटे व्यक्ति वो नहीं थे।